आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्रैकेट नोटेशन का एक सेकंड पार्ट जो हमारा बचा हुआ था। पिछले दिन के जो क्लास हम लोग लिए थे उसमें क्या डिस्कस किया गया था कि ब्रैकेट नोटेशन का इंट्रोडक्शन बेसिकली, है ना। और उस इंट्रोडक्शन में हम ब्रैकेट नोटेशन को कैसे सिंबल से लिखा जाता है, ब्रैकेट नोटेशन के बीच में कैसे मतलब रिलेशन है, कौन सा डुअल स्पेस किसको कहते हैं, एक मतलब गेट वेक्टर को ब्रा वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इवन ब्रा वेक्टर को गेट वेक्टर में अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा। और साथ में ब्रैकेट नोटेशन में इंडिविजुअली ब्रा वेक्टर और गेट वेक्टर के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, जैसे कि डायमेंशन अगर दोनों का डायमेंशन सेम होगा कि नहीं होगा, है ना। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे। और साथ में ब्रैकेट नोटेशन का कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को भी हम देखे थे कि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट अगर सामने अगर मतलब गेट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड हो तो रिजल्टेंट में क्या मिलेगा, एक गेट वेक्टर को क्या हम लिनियरली डिपेंडेंट फॉर्म में बाकी कोई दूसरा या तीसरा गेट वेक्टर के सहारे लिख सकते हैं या नहीं। इवन उसको भी हम गेट ब्रा वेक्टर के लिए भी सेम चीज को पढ़े थे। और ब्रा वेक्टर और गेट वेक्टर का अगर एक क्या एक साथ एडिशन होगा कि क्या होगा, इवन और क्या क्या चीज हम लोग पढ़े थे, कोई किसी को याद है, किसी को कुछ याद है और क्या हम लोग पढ़े थे। वर्षा, सर एक बार रिपीट कीजिए ना। मैं बोल रहा हूँ पिछले दिन हम लोग जो जो चीज पढ़े थे क्या आपको वो याद है। हम्म, कुछ कुछ है, कुछ कुछ नहीं है सर। कुछ कुछ क्या क्या याद है थोड़ा बताएंगे, बस आउटलाइन बता दो, मैं डिटेल में नहीं पूछूंगा। प्रॉपर्टीज बताना है अभी हाँ, बताओ ना। प्रॉपर्टीज में क्या क्या था थोड़ा बहुत अगर आउटलाइन बता देती तो। Any linear combination of several ket vector is also a ket vector। और और अगर कोई ऑपरेटर एक कैप है और वो केट वेक्टर के साथ क्या बोलते हैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो वो भी एक केट वेक्टर ही प्रोड्यूस करेगा। ब्रा वेक्टर के लिए भी सेम होगा। हाँ, और सम ऑफ टू ब्रा वेक्टर जो है उसमें भी स्केलर प्रोडक्ट होगा केट वेक्टर का। ठीक, तो ऐसे कुछ कुछ हम और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, है ना। आपको उन सभी प्रॉपर्टीज को मैक्सिमम आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। आगे के जो भी हम पढ़ाई करेंगे उन सब में वो सब चीज लगेगा। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक में देखो कैसे स्टार्ट किया गया है। इन ओल्ड नोटेशन बेस वेक्टर्स इन डिफरेंट बेसेस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय the use of different letters such as psi n, phi m, etc. है ना। क्या बोला गया कि ओल्ड नोटेशन में मतलब जैसे कि हम किसी भी वेव फंक्शन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उस वेव फंक्शन का आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो कि अगर nth स्टेट का वेव फंक्शन है तो साई n इक्वल टू सम उसका एम्पलीट्यूड मतलब दैट इज कांस्टेंट, फिर एक्सपोनेंशियल सम फैक्टर, या फिर साइन फॉर्म में या फिर कोसाइन फॉर्म में या फिर जो भी आपका गिवन फॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको लिखते हो, है ना। तो ये था हमारा जो बेसिकली जो ओल्ड नोटेशन था। ओल्ड नोटेशन मतलब जिसको हम बेसिकली इंटीग्रेशन फॉर्म में जो हम किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन अब डिराक नोटेशन में क्या यूज होगा ना, डिराक नोटेशन में सिर्फ उसका इंडिसेस को यूज किया जाएगा। इंडिसेस मतलब जैसे कि आप अभी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है ये साई एन दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पे मतलब इंडेक्स कौन सा है, ये एन, हाई एम, इसमें इंडेक्स कौन सा है, एम। डिराक नोटेशन में हम सिर्फ ये सब मतलब इंडेक्स को यूज करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है, श्रोडिंगर इक्वेशन एच साई इक्वल टू ई साई, है ना। एच अब nth स्टेट के लिए एच साई एन इक्वल टू ई एन साई एन। यहाँ पे एच जो है ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, साई एन आपका जो गिवन वेव फंक्शन होगा, मतलब एक ऑपरेटर फिर से वही बात कि ऑपरेट करेगा और ई एन एक आइगन वैल्यू प्रोवाइड करेगा और साई एन
वही आपका वापस जो गिवन वेब फंक्शन रहेगा, है ना। ये आपका ओल्ड नोटेशन में था, यहाँ पे देखो साई एन लिखा गया है, लेकिन इसको जब आप मतलब ब्रैकेट वेक्टर से इसको इंट्रोड्यूस करोगे, मतलब डिडक्ट नोटेशन को यूज करोगे, तो देखो क्या क्या गया है ना, ये जो एच साई एन इक्वल टू ई एन साई एन है, दोनों को आप लेफ्ट साइड में लाओ, क्या हो जाएगा, एच माइनस ई एन, ये कॉमन आएगा, और ब्रैकेट के बाहर में क्या रहेगा, साई एन। तो केट नोटेशन को यहाँ पे यूज किया जाएगा, और उस केट नोटेशन में देखो यहाँ पे सिर्फ एन लिखा गया है, साई लिखा नहीं गया है ना। तो ये है ब्रैकेट नोटेशन का मतलब एप्लीकेशन की। हम डिराक का जो ब्रैकेट नोटेशन है, इसमें सिर्फ इंडेक्स को यूज करेंगे, ना कि वेब फंक्शन। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स एलिमेंट एच एन एम, मैट्रिक्स एलिमेंट ये आप लोग आगे भी पढ़ोगे, आज इवन देखना, आज सुबह को भी जो मैं जो पोस्ट किया हूँ, है ना, उसमें भी ये मैट्रिक्स एलिमेंट का बात किया गया है, उसमें ज़्यादा और अच्छे से क्लियर होगा। आप सिंपली इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स एलिमेंट एच एन एम है, ये मैट्रिक्स एलिमेंट एच एन एम मतलब ये मैट्रिक्स एलिमेंट क्या कर रहा है ना, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एक फाइनल वेव फंक्शन और फाइनल स्टेट, एक इनिशियल वेव स्टेट, और उसके बीच में ये ऑपरेटर यूज हो रहा है, और ये एक इंटीग्रल फॉर्म में है। ये टोटल इंटीग्रल को ये जो हैमिल्टोनियन जो है एच और सिंपली एच एन एम, ये एच एन एम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस एच एन एम को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ब्रैकेट नोटेशन को यूज करेंगे। पहले हम कैसे लिखते थे कि एच एन एम इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर साई एन स्टार एच कैप साई एम बीटा। ओके, अब ब्रैकेट नोटेशन में क्या यूज करेंगे ना, ये आपको दिख रहा है साई एन स्टार, यहाँ पे इंडेक्स कौन सा है, एन, ये देखो यहाँ पे इंडेक्स आ गया है एन। फिर आपका ऑपरेटर एच, यहाँ पे ऑपरेटर एच, यहाँ पे इंडेक्स है एम, यहाँ पे भी इंडेक्स है एम। ठीक, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दो कि जैसे कि हम लोग पिछले दिन बताए थे कि एम मतलब ये जो केट नोटेशन में जो सिंबल रहेगा, वो आपका इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ब्रा नोटेशन में रहेगा वो फाइनल स्टेट को, और किस फॉर्म में रहेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में रहेगा। ये बात बोला गया था। यहाँ पे देखो साई एन स्टार लिखा गया है, साई एन स्टार मतलब ये साई एन मतलब जो इनिशियल स्टेट और जो फाइनल स्टेट है, उस फाइनल स्टेट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म है। यहाँ पे भी देखो इसको यूज किया गया है, तो ये हमारा ब्रैकेट नोटेशन का जो प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी को ये मैच कर रहा है। तो एच एन एम को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एन एच एम। तो आपके पास अगर कभी ऐसा दिखा सिंपली एन एच एम ऐसा लिखा गया है, इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एच एन एम से रिप्रेजेंट किया जाए। किसी को कोई डाउट? अब देखो क्या बोला जा रहा है, द ब्रा वेक्टर्स आर द बेसिस वेक्टर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन इन द वेक्टर स्पेस। The bra vectors are the basis vectors of this representation in vector space. Obviously bra vector भी हमारा क्या है ना, वो भी एक बेसिस वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एक ब्रा वेक्टर और केट वेक्टर क्या है ना, मतलब डुअल स्पेस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट है ना। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, फिर दीज वेक्टर्स फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट, मतलब सिर्फ ब्रा और या फिर सिर्फ केट, ये दोनों क्या है ना, इनकम्प्लीट। पिछले दिन हम पढ़ रहे थे कि सिर्फ अगर आप एक ब्रा वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे या सिंपली एक केट वेक्टर को, तो एक इनकम्प्लीट सेट को बताएगा, लेकिन जैसे ही आप एक ब्रा और एक केट को जोड़ दोगे तो वो एक कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट को प्रोवाइड करेगा। और ये कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट में क्या होगा ना, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रा ऑफ एन एंड केट ऑफ एम, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एन एम। ठीक, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एन एम। इसका मतलब क्या होगा ना, ये जो ऐसा जो नोटेशन आपको जहां पे भी मिलेगा, ये नोटेशन कब वैलिड होगा, कोई बताएगा ये डेल्टा एन एम का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, एनीवन? सर यहाँ एन और एम की जो वैल्यू है वो सेम हो तो क्या होगा, अगर सेम होगा तो क्या होगा, तो जैसे एन, ये ब्रैकेट नोटेशन में एन एम लिखा, वहाँ एन एन रहेगा या एन एन डैश, तो ये
डेल एन एन ऐसे करके उसको यूज, जैसे आगे की ये भी है ना। हाँ, तो मतलब यहाँ पे डेल्टा एन एम लिखा गया है ना, तो डेल्टा एन एम का वैल्यू आइदर 1 होगा या फिर 0 होगा, यही है ना। हाँ तो एन इक्वल टू एम होगा तो एन इक्वल टू एम 1। होगा तभी इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा, हाँ यही है। हाँ ठीक, तो इसी बात को हाँ आपको ध्यान रखना है कि आप आगे जो भी पढ़ेंगे वहां पे आपको दिखेगा ऐसा नोटेशन बहुत सारा मिलेगा, जहाँ पे हो सकता है कि इसके बीच में एक ऑपरेटर भी आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो नोटेशन एक्चुअल में जो एन और एम, ये जो ब्रैकेट नोटेशन में लिखा गया है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एन एम, मतलब आइदर ये 1 होगा या फिर 0 होगा। तो जब 1 वैल्यू आपको लेना है तो आपके लिए एन और एम ये दोनों बराबर होगा, या फिर दोनों ही एन या फिर दोनों ही एम होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्लोजर रिलेशन को लिखा गया है, द क्लोजर रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज सम ओवर गेट एन ब्रा एन दिस इज इक्वल टू आई। यहाँ पे सम जो लिखा गया है ना, ये सम क्या होगा ना, एन नंबर ऑफ टोटल ब्रा वेक्टर्स और गेट वेक्टर्स की, ऐसा समेशन में जो वैल्यू आपको मिलेगा दिस विल बी गिवन बाय आई और सिंपली यूनिट मैट्रिक्स। ठीक, ये जो नोटेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे समेशन के अंदर में एक गेट वेक्टर और एक ब्रा वेक्टर आपस में सामने से मल्टीप्लाइड है, ये जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा ये सिंपली एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। इसको शायद आप लोग इसको पिछले दिन में नहीं बताया था, आज जब हम आगे पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर आएगा तो वहां पे आपको दिखेगा कि ये जो नोटेशन है, इस नोटेशन का बहुत ज्यादा हमारा जो ये ब्रैकेट नोटेशन का जो यूज होगा, इस ब्रैकेट नोटेशन में ये यूनिट मैट्रिक्स का बहुत मतलब भारी मात्रा में इसका उपयोग है, हर जगह में हमको ये जरूरी होता है। ठीक, the change of basis from one orthonormal set to another in a Dirac notation is given by this। देखो अब आपको यहीं पे दिख रहा है ना, क्या बोला गया, देखो द चेंज ऑफ बेसिस फ्रॉम वन ऑर्थोनॉर्मल सेट टू अनदर इन डिराक नोटेशन। अच्छा, चेंज ऑफ बेसिस मतलब बेसिस का चेंज, मतलब जैसे कि अच्छा आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उसमें हमको मैं इसको पूरा डिटेल में क्लियर किया हूँ। बेसिस का मतलब ये मान सकते हो कि जो वेक्टर स्पेस में हम बेसिस को पढ़ते हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर और सेट ऑफ वेक्टर्स को आप किसी वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट करते हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक उसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे किसी दूसरे ऑर्थोनॉर्मल सेट पे, जहाँ पे कोई दूसरा सेट ऑफ वेक्टर्स रहेगा और उस वेक्टर के सहारे, उस वेक्टर के सेट के सहारे हम हमारा पहला वाला जो वेक्टर था उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक, सपोज आपके पास एक वेक्टर दिया गया है आर वेक्टर, है ना, और ये आर वेक्टर कहाँ पे मतलब ये स्पेसिफाइड है, सपोज ये स्पेसिफाइड है आपका कोई भी एक यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस, सपोज भी वेक्टर स्पेस में ये स्पेसिफाइड है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये आपका जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर भी स्पेस में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मैं एस वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, कैपिटल एस वेक्टर स्पेस। ठीक, तो ये जो आपको उसी वेक्टर आर को भी से चेंज करके एस वेक्टर स्पेस में लाना है, ये जो प्रोसेस है दिस इज द चेंज ऑफ बेसिस। आप बेसिस को चेंज कर रहे हो, सेट ऑफ वेक्टर्स को चेंज कर रहे हो, एक पर्टिकुलर जो आपका मतलब गिवन वेक्टर स्पेस होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो बोला गया था चेंज ऑफ बेसिस फ्रॉम वन ऑर्थोनॉर्मल सेट टू अनदर इन डिराक नोटेशन इज गिवन बाय दिस गेट पी दिस इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर और यूनिट मैट्रिक्स आई इंटू पी। देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं किया हूँ, क्या किया गया है ना, सिंपली ये जो n इंटू एन ये जो पोर्शन है इसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया गया है, और कैसा मल्टीप्लीकेशन ना, दिस इज इक्वल टू क्या है, एक आई होगा यूनिट मैट्रिक्स। मतलब एक यूनिट मैट्रिक्स का काम क्या है, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये आपका क्या है, एक केट वेक्टर है, इस केट वेक्टर के साथ अगर आप एक ऑपरेटर और सिंपली एक यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, तो आपके केट वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग एक चीज ध्यान देना, ये जो यूनिट मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखा हूँ इसके सामने एक समेशन होगा। ठीक, आप सभी कॉपी में यहाँ पे एक समेशन डाल दो, क्योंकि ये तभी एक यूनिट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अदरवाइज ये फिर प्रोजेक्शन ऑपरेटर की तरफ ट्रीट होगा। ओके, यहाँ पे आप सभी लोग एक सामने समेशन सिंबल डाल देना। अब देखो
यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ एक्सपेंशन पोस्टुलेट, ये आपको नेक्स्ट लाइन में समझ में आएगा। जो लोग मेरे क्लास में थे उसमें मैं एक्सपेंशन पोस्टुलेट जब पढ़ाया था वहाँ पे आप लोग को दिखेगा। ये देखो, बट इन ओल्ड नोटेशन इट इज रिप्रेजेंटेड एज साई पी दिस इज इक्वल टू समेशन ओवर पाई एन इंटू यू ऑफ एन पी। किसी को याद आ रहा है हम लोग क्लास में कैसे पढ़े थे? ये सम वेव फंक्शन साई दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट समेशन ओवर सम कांस्टेंट जो कि ये वाला कांस्टेंट है इनटू सम फाई एन जो कि आपका इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एक मतलब आपका जो एक्सपेंशन पोस्टुलेट का जो मैथमेटिकल उसका एक्सप्रेशन है। तो यही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे देखो, ये दोनों जो यहाँ पे बॉक्स करके बताया गया है, ये दोनों बॉक्स को आप थोड़ा अच्छे से देखो। यहाँ पे क्या है आपका साई पी, आप ब्रैकेट नोटेशन में क्या यूज करते हो, इसका जस्ट इंडिसेक्स को मतलब रिप्रेजेंट करते हो। तो ये जो पी है ये पी यहाँ पे चला गया। ओके, तो आप वेव फंक्शन का यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट किए। ओके, अब आपके पास क्या है ना, यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, सम फाई एन इंटू यू इंटू एन ऑफ पी। ये आपके लिए एन यू ऑफ एन पी कौन सा रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ब्रा एन और केट पी, ये एक कंप्लीट और ये कंप्लीट सेट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसका एक न्यूमेरिक वैल्यू आपको मिलेगा और ये वैल्यू किससे रिप्रेजेंट होगा, ये क्या है आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ये यूएनपी आपको मिलेगा। तो ये यूएनपी हो गया, इस चीज को रिप्रेजेंट मतलब इसको रिप्लेस कर रहा है जो कि आपका ए नॉट पी को यहाँ पे ब्रैकेट में आप इंट्रोड्यूस किए हो। और ये जो आपका फाइन था, ये फाइन क्या था ना, आपका जो वेव फंक्शन था उस वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो आपका बेसिस वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी ये जो एन है, ये एन क्या चीज क्या है, ये भी एक केट वेक्टर है। तो ये भी देखो केट वेक्टर के साथ यहाँ पे भी मैच हो रहा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के साथ एक केट वेक्टर को ही मतलब वापस आपको मिल रहा है। तो एक केट वेक्टर में यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा गया है एन पी इज द एलिमेंट यूएनपी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यू। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए क्योंकि आगे हो सकता है डाउट हो जाए। एनीवन? एक्सपेंशन थ्योरम जब पढ़े एक करके हाँ यास्मीन बोलो। मैं क्या बोल रही थी? यहाँ भी तो बोलना चालू किए थे। अच्छा ठीक है, चलो अतुल नहीं क्या बोल रहे? एक्सपेंशन थ्योरम में हम इंटीग्रेशन के लिए पढ़े थे इसको। एक्सपेंशन थ्योरम में हाँ इंटीग्रेशन के लिए भी पढ़े थे। तो उसमें डी टाउ ओवर वो हो रहा था, इंटीग्रेट हो रहा था ना वो पूरा हाँ फंक्शन। पूरा फंक्शन के लिए हो रहा था। अब ये जो आपका एन जो यहाँ पे मैं समेशन लिया हूँ इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका वापस वही डी टाउ में ही वापस चला जाएगा ना। ये एन टर्म के लिए है, फाई 1 फाई 2 फाई 3 ऐसे करते हुए जाएगा, फाई 1 U1 पी फाई 2 U2 पी ऐसे करते हुए कंटिन्यूअसली जाएगा। मतलब समेशन और इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे उस जो आपका इंटीग्रेशन था उसको समेशन फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, और किसी को कोई डाउट? प्रशांत, नेहा, वर्षा? सर यहाँ पे जो वेक्टर बोल रहे हैं वो क्या चीज है? कहाँ पे ऊपर में जो बोले वेक्टर, ये वेक्टर ये बोले ना ऊपर में जो कौन सा जगह पे बोल रहे हो? ये डिराक नोटेशन जहाँ पे एक्सपेंशन पोस्टुलेट लिखा है? इधर नहीं, इसमें नहीं, ऊपर ऊपर। अच्छा ऊपर में, एक मिनट। हाँ बताइए। ये वेक्टर तो वो क्या चीज बता रहे हैं वेक्टर वहाँ पे? ये द ब्रा वेक्टर्स आर द बेसिक, ये वाला बोल रहे हो ना? हाँ अच्छा यहाँ पे देखो क्या हाँ बोला गया है, द ब्रा वेक्टर्स आर द बेसिस वेक्टर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन इन द वेक्टर स्पेस। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स एलिमेंट जिसको लिख रहे हैं एच एन एम, ये मैट्रिक्स एलिमेंट पे देखो आपके पास दो प्रकार के क्वांटिटी है। एक है आपका एम जो कि केट स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक है आपका एन जो कि ब्रा स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, हम इनिशियली देखो जहाँ से स्टार्ट किए थे
ये जो n दिख रहा है आपको, n केट n दिख रहा है आपको ना, मतलब हाँ हम यहाँ पे इनिशियली एक केट वेक्टर को रिप्रेजेंट करके स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पे उसी चीज को बोला जा रहा है कि जैसे आपका केट वेक्टर इस एक्सपेंशन का, मतलब केट m अगर आपका इस एक्सपेंशन का एक बेसिस वेक्टर है, तो ये जो ब्रा m है ये भी उसी वेक्टर स्पेस का एक बेसिस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। उसको ही वेक्टर बोल रहे हैं, जो लिख हाँ रहे हैं उसको ही वेक्टर हाँ बोल रहे हाँ हैं क्या? हाँ, ये सब वेक्टर्स ही तो है अल्टीमेटली। वही। अच्छा ये देख रहे हो ना, 7 मिनट बाद ना ये कट हो जाएगा, 40 मिनट का टाइम दिया है ना, तो हम फिर से ज्वाइन करेंगे। ओके, 7 मिनट बाद जब कट हो जाएगा तो मैं फिर से भेजूंगा ग्रुप में आईडी को, तो आप लोग तुरंत ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट जो जो यहाँ पे जो टॉपिक है उसी में देखो लिखा है, बहुत शॉर्ट नोट टाइप है, देयर इज अ फॉरबिडन क्वांटिटीज, है ना, देखो, जो कि यास्मीन शायद पहले दिन पूछ रही थी, जो देखो मैं यहाँ पे ये रेड लाइन मार्क किया हूँ नीचे, है ना। देखो क्या बोला गया है, इफ केट psi एंड केट phi belongs to the same vector space, products of the type केट psi into केट phi and graph psi into graph phi are forbidden। क्या बोला जा रहा है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स ऐसा है, दो केट वेक्टर ऐसा है जो कि सेम वेक्टर स्पेस को रिलेट करता है, ओके, एक है आपका केट psi और एक है आपका केट phi, तो क्या होगा ना, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे केट psi और केट phi का, या फिर सेम करस्पॉन्ड, अगर सेम चीज अगर ब्रा स्पेस के लिए होगा कि ब्रा psi और ब्रा phi, तो इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा हमको। Okay, so these are called forbidden. These products do not have any sense since ket psi and ket phi and bra psi and bra phi are neither kets nor bras। ठीक, मतलब ये आपका ना केट वेक्टर रहेगा ना ब्रा वेक्टर होगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा आपका। जब हम इसको पढ़ेंगे आगे, मतलब ब्रा वेक्टर और केट वेक्टर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि एक केट वेक्टर को हम रो, एक आपका कॉलम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ब्रा वेक्टर को रोस में, मतलब रो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा आपको दिखेगा। तो वहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा कि दोनों ऐसे केट वेक्टर को हम कैसे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन देखो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि इफ केट psi एंड केट phi बिलोंग टू डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस, then the product ket psi and ket phi, then the product ket psi ket phi is written as ket psi into, देखो यहाँ पे क्रॉस सिंबल को एक सर्कल्स मतलब इन सर्कल किया गया है, and that will give you a tensor product of ket psi and ket phi। अगर आपके पास ये जो दोनों वेक्टर्स है केट psi और केट phi, ये दोनों का डिफरेंट वेक्टर स्पेस से है, मतलब दो बेसिस दोनों का अगर अलग अलग बेसिस है, तो क्या होगा, नहीं जो प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट एक टेंसर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंबल को क्रॉस को ऐसे एनसर्कल करना होगा। ये एनसर्कल वाला जो सिंबल है, इसको आप मैग्नेटिज्म में कहीं पे पढ़े हो, किसी को याद है कुछ? ये जो सिंबल है यहाँ पे क्रॉस को ऐसे गोला करके रख देना, ये सिंबल किसी को याद है? पढ़े हो? कोई एक मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करता है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? प्रशांत, वर्षा, याद नहीं आ रहा है सर। अगर यहाँ पे क्रॉस की जगह में अगर एक डॉट रहता और उसको एनसर्कल करता मैं, तो वो क्या दिखता, मतलब कौन सा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता? मैं आप लोगों को इसको क्लासरूम में भी बताया तो था, एक ट्रेन का एग्जांपल लेके, याद आ रहा है कुछ? कि जब दूर से एक ट्रेन आता है तो आपको सिर्फ उसका हेडलाइट दिखता है, और ट्रेन जब छूट जाता है तो पीछे आपको क्रॉस दिखता है। नेहा कुछ याद आ रहा है? ये सारे सिंबल्स आपको सर याद मतलब सिंबल तो देखा देखा लग रहा है, तो याद नहीं आ रहा है अच्छे से। ये सिंबल्स आप लोगों को पता होना चाहिए। अतुल कुछ याद आ रहा है?
एच फील्ड को शायद सर लॉरेंज फोर्स से रिलेट करते हैं। नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड का 2 रिप्रेजेंटेशन होगा, याद नहीं आ रहा है? याद होना चाहिए था। ये जो अभी आपको यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो इसका डायरेक्शन किस साइड होगा ना, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है ये, ठीक। और अगर यहाँ पे एक डॉट रहता दैट मीन्स कि ये प्लेन ऑफ पेपर के नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है। ये मैं बताया था आप लोगों को, आप लोगों को ये पता होना चाहिए था, ठीक है, याद रह जाएगा, है ना। तो अभी जो चीज आप देखें, सर एक बार और बोलिए ना, थोड़ा आवाज आपका ढंग से मैं बोला ये जो अभी आपको यहाँ पे क्रॉस सिंबल दिख रहा है, ये क्रॉस सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स मतलब रिस्पेक्ट में ये एक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका डायरेक्शन होगा प्लेन ऑफ पेपर के रिस्पेक्ट में ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। आपके जो कॉपी है उस कॉपी के ऊपर से नीचे की ओर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उसका डायरेक्शन वैसे होगा। और अगर यहाँ पे कोई डॉट रहता दैट मीन्स कि कॉपी के नीचे से ऊपर की ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होगा। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा देखो ये अभी कट हो जाएगा, तो फिर हम जो हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है ना उसको, मतलब जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट को हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ओके।